हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रुद्र प्रताप सिंह और आज मैंने ये वीडियो आप लोगों को एस ब्लॉक के ग्रुप 2 के बारे में पढ़ाने के लिए बनाया है। ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के बारे में पढ़ाया था। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उससे रिलेट करके फिर आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही हम अगले वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। बाकी उसमें हमने ऑर्गेनिक के वीडियो डाल रखे हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो आपका एस ब्लॉक होता है स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक में आपका एस ब्लॉक इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो वैलेंस शेल हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के, उनके वैलेंस शेल में या लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में जाता है। तो क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए एस ब्लॉक को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम आते हैं। और जो इस वीडियो में हमें पढ़ना है ग्रुप 2 में आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को जनरली हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। ग्रुप 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ग्रुप 2 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस ऑर्बिटल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, इसीलिए हमने इसको ग्रुप 2 में डाला है एस ऑर्बिटल का। अगर हम लोग इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो होता है नोबल गैस NH2। N आपका पीरियड को शो करता है और S आपका ऑर्बिटल को शो कर रहा है, जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसीलिए ये ग्रुप 2 में आता है। तो चलिए अब इनके कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की। अब जो आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर ग्रुप 1 के एलिमेंट से ज़्यादा होता है। तो अगर उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो उनके न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो न्यूक्लियर पे चार्ज ज़्यादा है। तो अगर उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो जो आपका लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स भी बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ने की वजह से एटम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें तो दी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर इन साइज देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। तो ये वही लिखा है स्टूडेंट्स जो अभी आपको बताया था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो उनका साइज़ कम होता जाता है। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज ही होगा उस ग्रुप में, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग आयनाइजेशन इंथैल्पी की। अब जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी हाई होती है ग्रुप 1 के कंपैरिजन में। क्यों हाई होगी? अभी जैसे हमने एटॉमिक और आयनिक रेडियाई वाले में देखा था, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो जो आपका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो अगर उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी या ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो इस वजह से इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 1 के एलिमेंट से ज़्यादा होती है। इसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आयनिक साइज, और आयनिक साइज़ जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बढ़ता जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाती है।
इसके बाद हम लोग जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। तो जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये एयर की प्रेजेंस में बर्न होके ऑक्साइड और नाइट्राइड देते हैं, जबकि जब हमने ग्रुप 1 की बात की थी तो ग्रुप 1 में आपके अगर लिथियम बर्न होता है तो वो ऑक्साइड देता है, सोडियम बर्न होता है तो वो परऑक्साइड देता है, और बाकी के जो 3 एलिमेंट आपके बचते हैं सीजियम, लेड और इरिडियम, ये सब आपके सुपर ऑक्साइड दे देते हैं। तो अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करें तो वो एयर की प्रेजेंस में बर्न होके आपको ऑक्साइड और नाइट्राइड दे देते हैं, और जो इनका ऑक्साइड होता है ये वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इसके बाद बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो जितने भी आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये कंबाइन हो जाते हैं हैलोजन के साथ एलिवेटेड टेम्परेचर पे। इसका मतलब कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे आपके हैलाइड फॉर्म कर लेते हैं। इनका अगर रिएक्शन देखें तो M+X2 गिव्स MX2। हैलोजन में स्टूडेंट्स कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके बाद जो अगली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं बेरिलियम को छोड़ के ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं हीट करने पे और हाइड्राइड बना लेते हैं। क्योंकि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की वैलेंसी +2 होती है तो इनके हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? MH2। तो M प्लस हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो वो आपका हाइड्राइड बना लेगा MH2। इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड। तो जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ये रिएक्ट कर लेते हैं बहुत ही रेडली, मतलब इजीली विद एसिड्स लिबरेटिंग डाईहाइड्रोजन। वैसे भी जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो एसिड के साथ हाइड्रोजन ही रिलीज़ कराते हैं, हाइड्रोजन गैस मतलब डाईहाइड्रोजन H2। तो अगर आप इसकी इक्वेशन को देखें तो M + HCl क्या दे देगा आपको? MCl2। ये आपका मेटल का क्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गई। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आपके एसिड के साथ रिएक्ट करा के हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करा देते हैं। इसके बाद रिड्यूसिंग नेचर। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं लेकिन एल्कली मेटल से कम। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एल्कली मेटल हैं उनका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है ग्रुप 2 से। मतलब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका साइज़ ग्रुप 2 वाले एलिमेंट से ज़्यादा होता है। तो जब उनका साइज़ ज़्यादा होगा तो जो उनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कम फोर्स लगता है तो वो इजीली लूज़ कर देते हैं और रिड्यूसिंग नेचर बढ़ा देते हैं। लेकिन जो ग्रुप 2 होता है इसमें आपका साइज़ कम हो जाता है इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर की वजह से। तो अगर साइज़ कम होगा तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा और ये इतनी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा। तो जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं लेकिन ग्रुप 1 से कम। इसके बाद सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया की बात कर लेते हैं। जो आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट थे वो अमोनिया में डिज़ोल्व होके ब्लू कलर दे रहे थे, लेकिन जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये डिज़ोल्व होके लिक्विड अमोनिया में डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन दे देते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक कलर है इसका। अगर आप इक्वेशन देखें तो M+NH3 तो ये आपका अमोनिया का सॉल्यूशन मिल जाता है। स्टूडेंट्स आप हमारे वीडियो को पॉज करके रिएक्शन को आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स।
तो जो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वो करते हैं ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन में बर्न होके मोनो ऑक्साइड बनाते हैं, MO। M आपका मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, O ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेरिलियम की ऑक्साइड को छोड़ के बाकी सब बेसिक होते हैं, क्योंकि बेरिलियम आपका नॉन मेटल है और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, जबकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। तो अगर इनके ऑक्साइड को ठीक ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की तरह अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को भी आप वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं उनके ऑक्साइड्स को, तो ये आपके हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। तो आपका MO + H2O विल गिव्स MOH होल ट्वाइस। इसके बाद हम लोग हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैलाइड्स हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, वो आयनिक होते हैं नेचर में, जबकि जो आपका बेरिलियम का हैलाइड होता है वो कोवेलेंट होता है नेचर में। इसीलिए ये चेन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अगर आप देखें तो ये एक बेरिलियम 2 क्लोरीन से कंबाइन हुआ है, ये क्लोरीन दूसरे बेरिलियम से हुए हैं, तो ऐसे करके आपकी क्रॉस चेन बनती जाती है। यहाँ आपके बेरिलियम है और ये क्लोरीन हो गए। तो जो बेरिलियम होता है उसके हैलाइड्स आपके कोवेलेंट होते हैं नेचर में, जबकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 2 के उनके हैलाइड्स आयनिक होते हैं नेचर में। इसके बाद ऑक्सो एसिड की बात कर लेते हैं। तो जो आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं वो कार्बोनेट्स भी बनाते हैं, सल्फेट भी बनाते हैं और नाइट्रेट्स भी बनाते हैं, मतलब तीनों तरह के वो ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं। जो इनके कार्बोनेट्स होते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के, वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और हीट करने पे ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाते हैं और CO2 रिलीज़ कर देते हैं। जबकि जो आपके सल्फेट्स होते हैं, सल्फेट सॉल्युबल होते हैं वाटर में और हीट को स्टेबल होते हैं, मतलब हीट करने पे ये कार्बोनेट की तरह ब्रेक नहीं होते हैं, जबकि आपके कार्बोनेट हीट करने पे ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। इसके बाद इनके नाइट्रेट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो जो आपके ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनके नाइट्रेट डिज़ोल्व हो जाते हैं कार्बोनेट्स में। अगर आप उनके कार्बोनेट्स को डिज़ोल्व कर दें डाइल्यूट HNO3 में तो वो आपके नाइट्रेट्स बना लेते हैं। और जो नाइट्रेट्स होते हैं ग्रुप 2 एलिमेंट्स के वो डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पे। जो इनऑर्गेनिक है स्टूडेंट्स वो बोरिंग इसीलिए लगती है क्योंकि उसमें डेटा ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप 2-3 बार हमारे वीडियो को देख लें उसके बाद हमारे नोट्स पढ़ लें तो आई कैन बेट you will easily prepare inorganic chemistry, and not only prepare, you will gain mastery over it. तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। तो जो बेरिलियम है वो ग्रुप 2 के बाकी एलिमेंट से एनोमलस बिहेवियर मतलब डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। तो पहला जो बेरिलियम है वो आपका डायगोनल रिलेशनशिप देता है एल्यूमिनियम से। इसका एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक और आयनिक साइज होता है बाकी एलिमेंट्स से। जो ग्रुप 2 के बाकी एलिमेंट्स हैं उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, जबकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये 4 से ज़्यादा होता है बेरिलियम का। बेरिलियम का जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है ये 4 से ज़्यादा नहीं होता है, जबकि बाकी जितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2 के उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, जबकि बाकी के नहीं होते हैं। एम्फोटेरिक से मतलब है स्टूडेंट्स कि जो आपका बेरिलियम है उसके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो एसिड के साथ और एल्कली के साथ मतलब बेस के साथ दोनों के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये बेरिलियम के एनोमलस बिहेवियर को शो करता है।
इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। इसमें सबसे पहले आता है कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला होता है CaO। इसको प्रिपेयर करने के लिए, कैल्शियम ऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन को हीट करते हैं, और लाइम स्टोन आपका हीट करके क्या दे देता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। अगर आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत थोड़ा सा पानी डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में या क्विक लाइम में, तो ये आपका ब्रेक हो जाता है, इसका लंप ब्रेक हो जाता है, और इसको बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। थोड़ा सा वो नरम हो जाता है। इसके बाद जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो आपका जितने भी एसिड ऑक्साइड्स हैं उनके साथ रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पे। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका है, क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है तो ये नेचर में बेसिक होगा, जबकि जो आपका सिलिकॉन ऑक्साइड है, क्योंकि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये नेचर में एसिडिक होगा। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड आपका जो है बेसिक हो गया नेचर में, सिलिकॉन ऑक्साइड एसिडिक हो गया, और ये रिएक्ट करके CaSiO3 बना लिए। कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और डाई स्टफ में, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आप जानते ही हैं, चूने का पानी जिसको हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइम वाटर। तो जब आप चूने को या फिर क्विक लाइम को या फिर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट अमॉर्फस पाउडर होता है। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको लाइम वाटर बोलते हैं। अगर आप लाइम वाटर में CO2 पास करते हैं, जो लास्ट स्टेटमेंट अगर आप देखें थर्ड वाला, तो जब आप CO2 पास करते हैं लाइम वाटर में तो ये टर्न हो जाता है मिल्की कलर में। मिल्की कलर में इसलिए टर्न हो जाता है क्योंकि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास करते हैं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से वो वाटर मिल्की हो जाता है। इस टेस्ट को स्टूडेंट्स आपने लैब में यूज़ किया होगा कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने में, कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसकी वजह से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लेकिन उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि अगर आप ये ज़्यादा देर के लिए करते हैं, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 द प्रेसिपिटेट डिजॉल्व्स टू फॉर्म हाइड्रोजन कार्बोनेट। CaCO3 प्लस CO2 प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा देर तक CO2 पास करते हैं लाइम वाटर से तो पहले तो वो मिल्की टर्न हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, लेकिन आप फिर भी अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते रहते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है मिल्की कलर, क्योंकि वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर लेता है जो सॉल्यूबल होता है वाटर में। अब इसका यूज़ हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़। इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जो मिल्क ऑफ लाइम होता है या फिर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्लोरीन के साथ या क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर लेता है टू फॉर्म हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड आपका ब्लीचिंग पाउडर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो अगर आप इक्वेशन को देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस गिव्स CaCl2 प्लस CaOCl2। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, प्लस वाटर। अब इसका यूज़ क्या है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मोटार बनाने में, वाइट वॉशिंग में क्योंकि इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ग्लास मेकिंग में भी इसका यूज़ होता है, टैनिंग में यूज़ होता है, लेदर इंडस्ट्री में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, और शुगर मिल में आपका यूज़ होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में।
तो ये सारे इसके इम्पॉर्टेंट यूज़ थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। ब्लीचिंग पाउडर की इक्वेशन स्टूडेंट्स अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, अभी हमने CO2 का डिटेक्शन का भी पढ़ा था कि जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास कराते हैं तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट दे देता है। ये आपका एक मेथड है प्रिपरेशन का। दूसरा मेथड क्या है स्टूडेंट्स, कि अगर आप लोग कैल्शियम क्लोराइड को Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करें तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है और NaCl मिल जाता है। तो ये आपके दो मेथड थे कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपेयर करने के। अब अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करा दें, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट कर देता है। आप इसकी इक्वेशन देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड टू लिबरेट CO2। इसके बाद इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल में। बिल्डिंग मटेरियल में किस फॉर्म में, जो आपका मार्बल घर में यूज़ होता है स्टूडेंट्स, वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और इसका यूज़ मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ किया जाता है फ्लक्स की तरह। फ्लक्स आपका कहाँ यूज़ होता है स्टूडेंट्स, मेटल के प्यूरिफिकेशन में। स्पेशली जो यूज़ है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, वो आपका यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ हम लोग पेपर और टूथपेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग में भी करते हैं। इसके बाद हम लोग अपने अगले कंपाउंड की बात करते हैं, जो है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को आप लोग जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम पे भी जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो जनरल फार्मूला होता है वो CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। हाफ H2O का मतलब है स्टूडेंट्स हेमी हाइड्रेट, और CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। इट इज़ हेमी हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग जिप्सम एट 393 केल्विन। तो जो आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है ये होता है CaSO4 डॉट 2H2O। तो जब आप जिप्सम को हीट करते हैं 393 केल्विन पे, तो वो आपका कैल्शियम सल्फेट का हेमी हाइड्रेट बना लेता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो कैल्शियम सल्फेट आप जिप्सम को हीट करके बनाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, बिल्डिंग इंडस्ट्री में। इसके अलावा बोन पे प्लास्टर के यूज़ में भी यूज़ होता है इसका। डेंटिस्ट्री में यूज़ होता है, ऑर्नामेंटल वर्क में यूज़ होता है, और स्टैचूज़ बनाने में यूज़ होता है। तो ये आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ हैं। इससे भी इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ कहाँ होता है स्टूडेंट, सीमेंट इंडस्ट्री में। तो चलिए अब हम लोग जो आज का लास्ट टॉपिक है इस ग्रुप 2 का, वो है सीमेंट, उसको भी देख लेते हैं। सीमेंट आपका कैसे बनाया जाता है, ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग मटेरियल रिच इन लाइम विद कैल्शियम ऑक्साइड सच एज क्ले, जिसमें क्ले में आपका क्या होता है स्टूडेंट, सिलिका SiO2 विद ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं सीमेंट के। लेकिन अगर हम इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स की बात करें जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें आपके आते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला होता है Ca2SiO4। ये आपका जो यूज़ होता है वो होता है 26% सीमेंट में। अगला जो आपका कंपाउंड है डाई कैल्शियम सिलिकेट के बाद, वो है ट्राई कैल्शियम सल्फेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला है Ca3SiO5। ये कितना यूज़ होता है स्टूडेंट्स आपका, 51%।
इसके बाद आपका आता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Ca3Al2O6। ये आपका यूज़ होता है 11%। तो ये तीनों आपके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे सीमेंट के। इसके अलावा सीमेंट में जिप्सम भी ऐड किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जिप्सम इज़ एडेड टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब स्टूडेंट, सीमेंट के साथ हमें इतना सफिशिएंट तो टाइम चाहिए ही कि हमें उसमें वाटर मिक्स करते ही वो सेट ना हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए कि वो 2 दिन बाद भी सेट ना हो। तो इसके लिए हम लोग जिप्सम उसमें ऐड करते हैं सीमेंट बनाने में, ताकि उसके सेटिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर सकें अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद सीमेंट का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? कंक्रीट बनाने में, रीइंफोर्स कंक्रीट मतलब आरसीसी में, बिल्डिंग बनाने में, डैम्स बनाने में, ब्रिज बनाने में और प्लास्टर में। तो इस वीडियो में हमने स्टूडेंट्स ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात की, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात की। इसके बाद जितने वो केमिकल कंपाउंड्स बना रहे थे उनकी बात की, और फिर जो उनके कंपाउंड्स थे उनमें से कुछ के इम्पॉर्टेंट यूजेस की बात की, और उनको कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है उन रिएक्शंस की बात की। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ग्रुप 2 समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप हमारे नोट्स भी पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में पी ब्लॉक के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।